हेलो कायनातीस। ये जो जुपिटर का चांद यूरोपा है वो मेरे लिहाज से निज़ाम शमसी या हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दिलचस्प चांद है। और उसकी वजह यह है कि हमें पता है कि उसकी जो सतह है या उसकी जो सरफेस है उसके नीचे पानी का समुंदर मौजूद है। अब ये जो यूरोपा क्लिपर मिशन है ये एक नासा का मिशन है। ये यूरोपा तक पहुंचेगा और फिर वहां से वो उसकी डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन करेगा और तस्वीरें भी भेजेगा, सिर्फ उससे 25 किलोमीटर के ऊपर के फासले से। अगले कुछ सालों में हमें यूरोपा के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। ये है कायनाती गपशप और मैं हूं सलमान हमीद। जिंदगी की तलाश के सिलसिले में काफ़ी सारी जगह हैं हमारे अपने निज़ाम शमसी में जो बहुत ही दिलचस्प हैं। मरीख या मार्स वो हमेशा से हमें फैसिनेट करता आया है और वो अभी भी बहुत ही दिलचस्पी रखता है हमारे लिए कि क्या वहाँ पर पहले कभी ज़िंदगी थी या नहीं, या क्या शायद आज भी वहाँ पर ज़िंदगी हो। फिर और कुछ चांद हैं जैसे सैटर्न का चांद है, इनसेलाडस या टाइटन, वहाँ पर भी बहुत सारी दिलचस्पी है कि शायद वहाँ पर ज़िंदगी हो। लेकिन जुपिटर के जो कुछ चांद हैं वो बेहद दिलचस्प हैं। ख़ासतौर से उसके जो 4 बड़े चांद हैं उसमें से आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो, ये काफ़ी बड़े चांद हैं और इनको सबसे पहले जो है वो गैलीलियो ने अपनी टेलीस्कोप से देखा था 17वीं सदी में। तो उसने, इसलिए उनका जो नाम है वो गैलीलियन सैटेलाइट्स कहते हैं, क्योंकि गैलीलियो ने अपनी टेलीस्कोप्स के साथ उसको देखा था। और ये बड़ी बड़ी बात थी क्योंकि उस वक्त ये साबित कर दिया था उसने कि सब चीज़ें जो हैं वो उस वक्त 1610 में कि वो ज़मीन के गिर्द नहीं घूमती, बल्कि ये देखें ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो जुपिटर के गिर्द घूम रहे हैं। मगर इनके बारे में और दिलचस्पी जो है वो पहले तो ये जो वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट है जो अब तो खैर हमारे निज़ाम शमसी से वो बाहर की तरफ चलते चले जा रहे हैं, उन्होंने कुछ तस्वीरें ली जुपिटर की और इन जुपिटर के जो बड़े चांद हैं उनकी। और इसमें से जो यूरोपा चांद है वो ज़रा दिलचस्प सा लगा, एक तरह छोटी सी बॉल सी नज़र आई। मगर हैरत की बात थी कि उसमें ज़्यादा फीचर्स नज़र नहीं आ रहे थे, यानी कि क्रेटर्स वगैरह जो अक्सर इस किस्म के चांदों के ऊपर होते हैं यूरोपा पर ज़्यादा नज़र नहीं आए। लेकिन उसके बाद एक गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जो कि 1990s में, तकरीबन 1995 से वो आई थिंक 2003 तक वो जुपिटर और उसके चांदों के वो ऑब्जर्वेशंस भेजता रहा, उसने डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस बताई और उसमें पता चला कि ये जो चांद है यूरोपा, उसके अंदर आपको क्रैक्स नज़र आ रहे हैं, उसके अंदर आपको क्रेटर्स इतने ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे। तो ख्याल ये था और या ख्याल ये है कि वहाँ पर ये जो क्रेटर्स मौजूद नहीं, उसकी वजह ये है कि ये बर्फ़ की सरफेस है, बर्फ़ की सतह है और उसके नीचे है पानी का समुंदर। बल्कि ना सिर्फ ये, बल्कि गैलीलियो के ज़रिए और फिर बाकी ऑब्जर्वेशंस बाद में भी हुई, उससे पता ये चला कि ना सिर्फ वहाँ पर पानी का समुंदर है बल्कि ये जो समुंदर है वो भी नमकीन पानी का है, यानी कि काफ़ी हद तक वैसा ही समुंदर जैसे कि समुंदर ज़मीन पर पाए जाते हैं। लेकिन एक मिनट, ये जो जुपिटर है वो तो ज़मीन के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा दूर है हमारे सूरज से, तो वहाँ पर पानी का समुंदर कैसे मौजूद है? तो ये बहुत ही अहम सवाल है और इसके सिलसिले में आप एक और कायनाती गपशप भी चेकआउट कर सकते हैं जिसका सिर्फ फोकस जो है वो यूरोपा के ऊपर था। लेकिन इसका जो मेन ताल्लुक है वो 2 वजूहात की वजह से है। एक तो ये है कि ये जो जुपिटर के चांद हैं, ये जो बड़े वाले चांद आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो, उनकी भी अपनी ग्रेविटी काफ़ी सारी है। तो इनके जो ऑर्बिट्स हैं इन चांदों के वो थोड़े से इलिप्टिकल हैं। उसकी एक वजह यह है कि एक तरफ जुपिटर उनको खींच रहा है उनके ऑर्बिट को,
اور دوسری طرف جو ہیں وہ ان چاندوں کی اپنی گریوٹی جو ہے وہ ان کو بدل رہی ہے، ان کے آربٹس کو. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا آربٹ جو ہیں ان چاندوں کے وہ زیادہ الپٹیکل ہیں. لیکن جو دوسری وجہ ہے جو بہت زیادہ اہم ہے وہ ہے ایک چیز جو کہلاتی ہے ٹائیڈل ہیٹنگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جوپیٹر ہے، جو سیارہ، وہ کافی بڑا ہے زمین کے حساب سے، بلکہ آپ جوپیٹر کے اندر تقریباً 1300 زمینیں جو ہیں وہ آپ فٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے یہ ایک بال ہے جو آپ چاند کہہ سکتے ہیں. یہ میں اپنے بیٹے سے میں ادھار لے کے آیا ہوں. تو اگر آپ اس کو امیجن کریں تو جو سائڈ جوپیٹر کے قریب ہے وہ یہ سائڈ جو ہے وہ جوپیٹر کی گریوٹی کو زیادہ ایکسپیرینس کرے گی کمپیئرڈ کے جو سائڈ اس کے دوسری طرف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ آربٹ کر رہا ہے اس کی ایک سائڈ زیادہ گریوٹی ایکسپیرینس کر رہی ہے کمپیئرڈ کے وہ سائڈ جو اس سے اپوزٹ سائڈ پر ہے جوپیٹر کے. یہ اسی طرح سے ہیں جو ٹائیڈز زمین کے اوپر بھی ہوتی ہیں لیکن ان کا امپیکٹ اتنا زیادہ نہیں. جوپیٹر کی گریوٹی کی وجہ سے ان چاندوں کے اوپر انہی ٹائیڈز کا امپیکٹ جو ہے بہت زیادہ ہے. تو جیسے جیسے وہ چاند آربٹ کرتے ہیں اس کی ایک سائڈ زیادہ سکوش ہو رہی ہے دوسری سائڈ کے مقابلے میں. تو ایک لحاظ سے وہ جب گول گھومتے ہیں تو اس کا جو انٹیریئر ہے، اس کا جو اندرون ہے، وہ اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کے ذریعے بے انتہا فرکشن کریٹ ہو رہی ہے اور بے انتہا گرمی. تو نارملی تو آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ جو چاند ہیں کیونکہ سورج سے اتنی دور ہیں تو اس کے بیچ میں بہت زیادہ گرمی نہیں ہوگی کیونکہ ان کا سائز ریلیٹیولی چھوٹا ہے. جو یوروپا ہے وہ تقریباً ہمارے چاند کے جتنا ہے. لیکن یہ جو ان کا آربٹ جو کہ الپٹیکل ہے اور وہ مختلف گریوٹی کو، جو جوپیٹر کی گریوٹی ہے وہ مختلف حصوں میں وہ ایکسپیرینس ہو رہی ہے تو کانسٹنٹلی اس میں اس قسم کی سکوشنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ ٹیکنیکل ورڈ ہے سائنس کا، سکوشنگ. تو وہ اس کو گرم کرتا چلا جا رہا ہے. اب اس کی جو ایک مثال ہے وہ جو جوپیٹر کا چاند آئیو ہے جو کہ جوپیٹر سے ریلیٹیولی قریب ہے، ان چاروں چاندوں میں سے سب سے قریب ہے، اس پہ بے انتہا والکنزم ہے، یعنی کہ آتش فشاں وہاں پر جو ہے لاوا جو ہے وہ بے انتہا زیادہ ہے سرفیس کے اوپر. وہاں پر پانی نہیں کیونکہ بے انتہا سرفیس اس کی گرم ہے. اس کے بعد جو ہے یوروپا. اب وہ گرم تو ہے، اس کا انٹیریئر جو ہے وہ گرم ہے. پانی ہمارے نظام شمسی میں بے انتہا موجود ہے تو پانی موجود ہے لیکن اس کی جو سرفیس ہے وہ آتش فشاں لاوا والی چیز نہیں بلکہ اس کے اوپر برف فریز ہوئی ہوئی ہے. لیکن برف کے نیچے اس کے جو اندرون کی گرمی ہے اس نے اس برف کو پگھلا دیا اور پگھلا کر اس نے اس کو پانی بنا دیا. لیکن وہ پانی ایویپوریٹ نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پہ ایٹماسفیئر تو نہیں، تو وہ پانی ایویپوریٹ نہیں ہوتا بلکہ اس برف کی شیٹ کی وجہ سے یا برف کے شیل کی وجہ سے وہ اس کے نیچے رہتا ہے. تو ایک لحاظ سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو برف کا جو اس کی شیٹ ہے اس کے اوپر، وہ ایک لحاظ سے اس کو ایٹماسفیئر کا کام کر رہی ہے اور اس پانی کو لکوڈ فارم میں نیچے اس نے رکھا ہوا ہے. تو کیا ہو رہا ہے یوروپا میں؟ اس کے بیچ میں اس گرمی کی وجہ سے وہاں پر انڈر واٹر والکینوز ہیں، انڈر واٹر ہیٹ سورس ہے جس نے اس برف کو پگھلایا ہوا ہے اور اس پانی کے اوپر برف کی ایک لیئر ہے جو اس سمندر کو ایویپوریٹ ہونے سے روکتی ہے. وہ شیٹ کتنی بڑی ہے یہ پتہ نہیں، بلکہ یہ جو بھی مشن جا رہا ہے اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ پتہ کرے کہ یہ جو آئس شیٹ ہے اس کی تھکنس کیا ہے. اور پھر آپ کہیں گے کہ یار یہ تو یوروپا، اس کا کیا ہوا گینیمیڈ اور کیلسٹو؟ ہاں، خیال یہ ہے کہ گینیمیڈ پہ بھی اسی قسم کا سمندر موجود ہے اور شاید کیلسٹو کے اوپر بھی، مگر وہ اور زیادہ دور ہیں. لیکن ابھی تک ہمیں یہ پتا ہے کہ یوروپا جو ہے کم از کم وہاں پر زبردست قسم کا یہ سمندر وہاں پر موجود ہے اور اسی وجہ سے اس کے اوپر بے انتہا دلچسپی ہے. تو اگر
यूरोपा पर समुंदर मौजूद है, तो क्या वहां पर जिंदगी भी हो सकती है? पता नहीं, लेकिन इसी वजह से वहां पर इतनी दिलचस्पी है, क्योंकि पानी, हमारा ख्याल है कि जिंदगी के लिए पानी जो है वो जरूरी है, और साथ में एनर्जी। जमीन के ऊपर तो आपको एनर्जी सूरज से मिल जाती है, यूरोपा सूरज से बहुत दूर है, लेकिन ये जो नीचे आतिशफशां अंडर वाटर वॉल्केनोज हैं, वो एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। बल्कि इसी किस्म की जो कंडीशंस हैं वो ज़मीन के ऊपर भी अंडर वाटर वॉल्केनोज में पाई जाती हैं। और फिर जो रॉ मटेरियल है ज़िंदगी शुरू करने का, वो तो हमारी कायनात में बेइंतहा कॉमन है, और फिर ये जो एस्टेरॉयड्स हैं और कॉमेट्स हैं, उनमें भी ये जो अमीनो एसिड्स वगैरह हैं वो पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो हमें ये पता है कि वो जुपिटर से आके भी टकराते हैं, उसके चांदों पर आके भी टकराते हैं, और हमें ये इनकी एग्जिस्टेंस का पता है कि वो यूरोपा और उसके जो दूसरे चांद हैं जुपिटर के, उन पर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। तो एक लिहाज से अगर आप सोचें तो वहाँ पर लिक्विड पानी भी मौजूद है, ज़िंदगी के लिए रॉ मटेरियल भी मौजूद है, और वहाँ पर एनर्जी सोर्स भी मौजूद है। तो एक लिहाज से, बल्कि मैं जो कहूँगा कि ये जो मिशन है जिसके बारे में मैं अभी 1 मिनट में बात करूँगा, वो डायरेक्टली ज़िंदगी की तो तलाश नहीं कर रहा, लेकिन मुस्तकबिल में अगर कोई मिशन गया जिसने डिटेल में वहाँ पर इसके समुंदर को एनालाइज किया, तो मेरे लिए ज़्यादा हैरान कुन चीज़ होगी अगर वहाँ पर हमें किसी ज़िंदगी के आसार ना मिले, क्योंकि वो तमाम कंडीशंस जिस तरह ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी शुरू हुई थी, और ख्याल ये है कि ये जो अंडर वाटर वॉल्केनोज हैं वो बहुत अहमियत रखते थे ज़मीन की ज़िंदगी शुरू होने में, वही कंडीशंस यूरोपा पर भी हैं, तो वहाँ पर ज़िंदगी भी शायद शुरू हुई हो। इन सब चीज़ों के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको भी यूरोपा के बारे में पता करने के सिलसिले में ज़रा काफ़ी दिलचस्पी पैदा हो गई होगी। इसी वजह से साइंसदान जो हैं, उनका जो यूरोपा है वो एक मेजर टारगेट रहा है, और अब ये जो मिशन है यूरोपा क्लिपर, ये अब वहाँ पर यूरोपा की तरफ जाएगा। और ये जो स्पेस क्राफ्ट है वो काफ़ी बड़ी स्पेस क्राफ्ट है, बल्कि तकरीबन 13,000 पाउंड भारी है ये, बल्कि सबसे बड़ी स्पेस क्राफ्ट है जो किसी सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोर करने जा रही है। ये स्पेस एक्स का जो फैल्कन हैवी है वो उसको लॉन्च कर रहा है, और ये जो स्पेस क्राफ्ट है यूरोपा क्लिपर, ये पहले मार्स से ज़रा ग्रेविटी की असिस्ट लेगी। ये एक और चीज़ है जिसको कहते हैं ग्रेविटी असिस्ट। मतलब ये है कि हम ये जो सैयारे हैं, हम उनकी ग्रेविटी को इस्तेमाल करते हैं इन स्पेस क्राफ्ट्स को स्पीड अप करने के लिए। तो पहले वो ज़रा मार्स से ग्रेविटी असिस्ट लेगी, उसके बाद वो ज़मीन से ग्रेविटी असिस्ट लेगी, और उसके बाद वो जो 2030 अप्रैल में, यानी कि अप्रैल 2030 में वो जुपिटर और उसके जो चांद है यूरोपा, वो वहां तक पहुंचेगा। बल्कि इसको वहां पर स्लो डाउन करना पड़ेगा, और उस अप्रैल 2030 में उसको 6 घंटे तक उसके थ्रस्टर्स जो हैं वो चलते रहेंगे, ताकि वो स्लो डाउन हो, ताकि जुपिटर जो है पहले वो उसको अपनी ग्रेविटी में खींच ले, और उसके बाद फिर वो यूरोपा की ऑब्जर्वेशंस शुरू करेगा। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मिशन है, लेकिन ये इतना आसान नहीं। जुपिटर जो है उसकी बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड है, और उसकी वजह से वहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसकी एक लिहाज से वो रेडिएशन फील्ड बना देता है, जो कि स्पेसक्राफ्ट्स और इंसानों के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है। तो एक बहुत बड़ा मसला इस स्पेसक्राफ्ट का वो ये है कि अगर वो यूरोपा और जुपिटर के करीब ज़्यादा टाइम गुजारता है, तो ये जो रेडिएशन है वो उसके इंस्ट्रूमेंट्स को ख़राब कर देगी, ख़ास तौर से क्योंकि वो यूरोपा के काफ़ी करीब से होके गुजरेगा। तो एक ख़ास ऑर्बिट इसके लिए रखा है इस यूरोपा क्लिपर का, कि जब वो वहाँ पर पहुँचेगा तो वो बहुत ही बड़ा सारा इलिप्टिकल ऑर्बिट लेगा, और वो दूर से शुरू होगा, यूरोपा तक वो करीब पहुँचेगा, और फिर वापस से वो बहुत दूर उसके चला जाएगा। एक लिहाज से जो साइंसदान है वो बात करते हैं कि जब वो करीब आता है
यूरोपा के, और क्योंकि वो उसकी रेडिएशन जो है वो जुपिटर की रेडिएशन बेल्ट के हिसाब से लिंक्ड है, तो जब वो यूरोपा के करीब आएगा तो एक लिहाज से जो 1 मिलियन ये जो चेस्ट एक्सरेज होते हैं, इसके ऊपर आप हमेशा वो लेड की चीज़ें पहनते हैं ताकि आपके बॉडी को ज़्यादा नुकसान ना हो, तो एक लिहाज से उन्होंने कहा कि ऐसी है जैसे 1 मिलियन चेस्ट एक्सरेज ये स्पेसक्राफ्ट लेगी जब भी वो यूरोपा के पास से वो गुजरेगी। तो ख्याल ये है कि तकरीबन 50 के करीब वो इस किस्म के चक्कर लगाएगी, और सबसे करीब जो वो पहुंचेगी वो 25 किलोमीटर है। ये काफ़ी करीब है। वो जो गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट था ये उससे भी काफ़ी ज़्यादा करीब आ रहा है। गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट एक्चुअली रिलेटिवली काफ़ी दूर रहा था इस किस्म की तस्वीरों के सिलसिले में। अब यूरोपा क्लिपर जो स्पेसक्राफ्ट है उसमें 9 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। 5 जो हैं वो रिमोट सेंसिंग के हैं, यानी कि जिस तरह से ज़मीन के ऊपर भी आप रिमोट सेंसिंग करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के तस्वीरें लेते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की ऑब्जर्वेशंस करते हैं, और 4 जो हैं वो इसके ऊपर हैं कि जो उसके गिर्द जो इन्वायरमेंट है यूरोपा के और जुपिटर से इंटरेक्शन में, वो उसको मेजर करने की है। तो मिसाल के तौर पे एक उसमें से जो है वो मैग्नेटोस्फीयर वो इस्तेमाल करता है, जिसके ज़रिए आप ये पता लगा सकते हैं जिस तरह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड इम्पैक्ट हो रही है जुपिटर से इंटरेक्शन में, कि यूरोपा का जो आइस शीट है वो कितनी थिक है और उसका समुंदर जो है वो कहाँ पे शुरू हो रहा है। ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि अगर उसका समुंदर की जो उसकी जो आइस शीट है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं, 10 मील जितनी है या कुछ इस किस्म की हो, तो फिर हम मुस्तकबिल में सोच सकते हैं कि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट जाए तो शायद वो इसमें सुराख करके उसके नीचे जाकर एक्सप्लोर कर सके समुंदर को। लेकिन ये भी हो सकता है कि उसकी जो आइस शीट है वो 100 मील तक नीचे जाती हो। तो ये पता करना, ये जो गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट था वो ये नहीं पता लगा सका एग्जैक्टली कि उसकी जो आइस शीट है उसकी क्या थिकनेस है, लेकिन यूरोपा क्लिपर का जो एक मकसद है वो स्पेसिफिकली यही पता करना है कि ये आइस शीट्स कितनी बड़ी हैं। फिर इसके अलावा वहाँ पर जो उसका कैमरा है, आप जैसे सोच सकते हैं कि तस्वीरें जो हैं वो तो ज़बरदस्त लेनी है, इसकी जो रेजोल्यूशन है, पहली बात तो ये है कि वो तमाम यूरोपा को वो मैप आउट करेगा हाई रेजोल्यूशन में, और उसकी जो रेजोल्यूशन है वो गैलीलियो के मुकाबले में 5 गुना बेहतर होगी। तो आप बड़ी डिटेल में उसके फीचर्स देख सकेंगे। मिसाल के तौर पे कुछ कहलाते हैं क्रायो वॉल्केनिज्म, यानी कि नीचे से कुछ प्रेशर के ज़रिए जो है कुछ बर्फ़ सी निकलती है या उसके नीचे से पानी सा निकलता है, जो कि क्रायो वॉल्केनिज्म यानी कि बर्फीला वॉल्केनो, और वो उसकी सरफेस के ऊपर आकर जम जाता है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो क्रायो वॉल्केनिज्म है उसमें लगता यह है कि कुछ उसके जो फीचर्स हैं वो कुछ किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जो कि ज़रा अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि ख्याल ये था कि अगर कोई चीज़ ऊपर आती है तो या तो वो एवेपोरेट हो जाएगी या वो इमीडिएटली वहीं पर फ्रीज हो जाएगी। लेकिन क्या वजह है कि क्रायो वॉल्केनिज्म जो है या क्रायो वॉल्केनोज जो हैं वो कुछ किलोमीटर जितने फैले हुए हैं। और फिर जो एक बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि क्या वो समुंदर जो है उसके नीचे उसका पानी वो एनालाइज कर सकती है या नहीं। अब इसके सिलसिले में साइंसदान जो हैं वो काफ़ी मोहतात हैं, क्योंकि ये एक लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होगी अगर वो उसको एनालाइज कर सके। अब यूरोपा क्लिपर मिशन जो है वो नीचे कोई लैंडर उसमें नहीं है, ना ही वो उसके नीचे जाएगा, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशंस ये बताती हैं कि गालिबन कुछ प्लूम्स हैं पानी के, जो समुंदर का पानी लेकर इस आइस शीट के ज़रिए जो क्रैक्स हैं वो उस पानी को उन क्रैक्स के ज़रिए वो बाहर आता है। अब ये एग्जैक्टली पता नहीं कि ये जो आइस शीट्स के अंदर का मटेरियल है या ये पानी वो पानी है जो समुंदर जो नीचे है पानी का वो उसके ज़रिए आ रहा है। लेकिन कुछ इन प्लूम्स को ऑब्जर्व किया गया है, और शायद अगर वो प्लूम्स वहाँ पर एक्टिव हुए, अगर वो प्लूम्स वहाँ पर मौजूद हुए, तो इरादा ये है कि ये यूरोपा क्लिपर जो है वो उन प्लूम्स के ज़रिए गुजरेगा और इस पानी को वो सैंपल कर सकेगा, और फिर पोटेंशियली
اور اس کے سلسلے میں بہت ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ امکانات ملیں کہ کیا ایسا مٹیریل ہے جو شاید زندگی کے بارے میں کچھ بتائے یا شاید ہمیں زندگی کا بتائے. لیکن اس کے سلسلے میں کافی محتاط ہیں سائنسدان، کیونکہ پتہ نہیں کہ وہاں پر پلومز ہوں گے یا نہیں، پتہ نہیں کتنے بڑے پلومز ہوں گے. لیکن یہ ایک زبردست طریقہ ہے یوروپا کے سمندر کو سیمپل کرنے کا. اس قسم کے پلومز جو ہیں، ویسے جو سیٹرن کا چاند ہے انسیلاڈس، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر اس قسم کے پلومز موجود ہیں. اور کسینی اسپیس کرافٹ جو ہے اس نے تھوڑا بہت اس کو انالائز کیا تھا، لیکن وہ اتنی زندگی کے سلسلے میں اس میں اس قسم کے انسٹرومنٹس موجود نہیں تھے انالائز کرنے میں. لیکن یوروپا کلپر مشن شاید ہمیں اور کچھ بتا سکے یوروپا کے سمندر کے بارے میں. چلیں، یہ تو یوروپا کی بات ہو گئی، لیکن میں ایک اور چیز بتاتا چلوں. اسی وقت ایک اور مشن ہے جو یوروپین اسپیس ایجنسی کا ہے. اس مشن کا نام ہے جوس یا جوپیٹر آئسی اور آئس مونز ایکسپلورر. یہ اسپیس کرافٹ جو ہے آلریڈی جوپیٹر کی طرف رواں دواں ہے، لیکن یہ وہاں پر پہنچے گا 2031 میں. آئی تھنک اس کا وہاں پر پہنچنا ہے جولائی 2031 میں. ہاں، بائی دا وے، میرے لیے زبردست چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ یہاں سے اسپیس کرافٹ بھیجیں، وہ کچھ ارب میل جو ہیں وہاں پر یا کلومیٹر جو ہیں وہاں پر وہ لگاتے ہیں وہاں تک پہنچنے میں. لیکن ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ اپریل 2030 یا جولائی 2031 میں وہاں پر پہنچے گا. جو پریسیژن ہے وہ سائنس اور میتھمیٹکس کا کمال ہے. اینی تو یہ جو جوس مشن ہے یہ وہاں پر پہنچے گا، لیکن اس کا جو مین فوکس ہے، ویسے تو وہ کچھ فلائی بائز کرے گا. آئی تھنک 2 وہ یوروپا کے کرے گا، کچھ جو ایک اور چاند ہے کلسٹو، وہ اس کے بھی فلائی بائز وہاں پر کرے گا، آئی تھنک 20 کے قریب. لیکن اس کا جو مین فوکس ہے وہ جوپیٹر کا چاند گینیمیڈ ہے. اب گینیمیڈ جو ہے وہ زبردست بہت ہی دلچسپ چاند ہے، کیونکہ اس کی اپنی میگنیٹک فیلڈ ہے. وہ واحد چاند ہے میرا خیال ہے جس کی اپنی میگنیٹک فیلڈ ہے. وہ مرکیوری سے بھی بڑا ہے، اور وہاں پر جیسے میں نے شروع میں انڈیکیٹ کیا تھا، خیال یہ ہے کہ اس کے نیچے بھی سمندر، پانی کا سمندر جو ہے وہ موجود ہے. تو ایک لحاظ سے 2030 اور 2031 میں 2 اسپیس کرافٹس جوپیٹر کے چاندوں کو ایکسپلور کر رہے ہوں گے. اور میرا خیال ہے کہ ہماری جو نالج ہے ان چاندوں کے سلسلے میں وہ بالکل ریولوشنائز ہو جائے گی ان دونوں مشنز کے ساتھ. اور یہ دونوں مشنز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. ایک یوروپا کے بارے میں بتا رہا ہے، ایک گینیمیڈ کے بارے میں بتا رہا ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں کافی کچھ پتہ چلے گا. اب جانے سے پہلے میں کچھ چیزیں کہتا چلوں کہ ایک لحاظ سے تو ان مشنز کی جو خوبصورتی ہے وہ ان کے ریزلٹس کے اوپر ہوگی، لیکن دوسرے لحاظ سے جو اصل اس کی خوبصورتی ہے ان مشنز کی، وہ یہ ہے کہ یہ انسان خالی جستجو، کیوریوسٹی کے لیے یہ پتہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور ایک لحاظ سے انسان جو ہیں وہ خاص طور سے آج کل کے حالات میں جنگیں بھی ہو رہی ہیں اور ہمارے ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں تعصب یا پریجڈسز بھی ہیں. لیکن اس قسم کے مشنز جو ہیں وہ آپ کو ایک لحاظ سے بڑے اسکیل کے اوپر جستجو کے صحت آپ کو ریمائنڈ کرتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی زمین کے ہمیں باہر کے سلسلے میں بھی سوچنا چاہیے. اب یہ جو یوروپا کلپر مشن ہے، جیسا میں نے کہا کہ جوپیٹر کی ریڈیشن جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اور اس سے انسٹرومنٹس کو اس سے پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. تو جو والٹ جو ریڈیشن کا پروٹیکشن کا ہے اس کے اوپر ایک انہوں نے پلیک رکھی ہے، اور اس پلیک کے اوپر مختلف چیزیں ہیں. ایک تو اس میں جو مختلف لوگوں سے ناسا نے کہا کہ لوگ اپنے جو ہیں نام وہ بھیج سکتے ہیں، جس کو انہوں نے منیچرائز کیا ایک چھوٹے سے چپ کے اندر، جو کہ اس اسپیس کرافٹ کا حصہ ہے. پوری دنیا سے اس میں پارٹیسپیشن ہے، بلکہ پاکستان کے بھی کوئی 19,000 نام ہیں، انڈیا کے تقریباً 4.5 لاکھ نام ہیں. لیکن تمام ملک جو ہیں دنیا کے، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس قسم کے ناموں کو بھیجنے میں. اس کے علاوہ وہاں پر یہ جو پانی کا جو لفظ ہے پانی، وہ 103 زبانوں میں اس کی جو ویو فارم ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں پانی،
वो उस पे इंस्क्राइब्ड है। ड्रेक इक्वेशन, वो जो मशहूर इक्वेशन है कि ज़िंदगी कितनी इंटेलिजेंट ज़िंदगियाँ हो सकती हैं, वो भी उसके ऊपर लिखी हुई है। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो किसके लिए हैं, वो हमारे अपने लिए हैं। वो हम इंसान किन चीज़ों को अहमियत देते हैं। लेकिन मेरे लिए जो इसमें सबसे खूबसूरत चीज़ है वो एक नज़म है। ये अमेरिका की एक मशहूर पोएट लॉरिएट हैं एडा लिमोन। उनको नासा ने कहा था कि क्या आप यूरोपा के लिए, इस मिशन के लिए, क्या आप एक नज़म लिख सकती हैं? और उन्होंने ये एक नज़म लिखी, इन प्रेज ऑफ मिस्ट्री, अ पोएम फॉर यूरोपा। और एक लिहाज से ये कैप्चर करती है स्पिरिट, क्योंकि ये मिस्ट्री को पता करने के लिए, चीज़ों का जिनका हमें नहीं पता उसके बारे में हम किस तरह से पता करें। और उन्होंने इस नज़म में जो दो पानी की दुनियाएं हैं, ज़मीन जिसमें पानी मौजूद है और यूरोपा जहाँ पर पानी मौजूद है, बल्कि यूरोपा के समुंदर का ख्याल ये है कि ज़मीन के समुंदरों से भी 2 गुना ज़्यादा पानी वहाँ पर मौजूद है। तो एडा लिमोन जो शायर हैं, उन्होंने इन दोनों वाटर वर्ल्ड्स को कनेक्ट किया जुस्तजू से। तो मैं जाने से पहले आपके लिए उनकी नज़म, उनके ही लफ्ज़ों में, उनकी ही आवाज़ में वो मैं छोड़ता हूँ। ये उनका सेकंड हाफ है जहाँ पर वो बात करती हैं कि इंसान जो हैं, हम वो क्रीचर्स हैं एक लिहाज से जो वंडरमेंट या ऑ है उसकी तलाश में। ये है नज़म इन प्रेज ऑफ मिस्ट्री एडा लिमोन की। We are creatures of constant awe, curious at beauty, at leaf and blossom, at grief and pleasure, sun and shadow. And it is not darkness that unites us, not the cold distance of space, but the offering of water. Each drop of rain, each rivulet, each pulse, each vein. Oh, second moon, we too are made of water, of vast and beckoning seas. We too are made of wonders, of great and ordinary loves, of small invisible worlds, of a need to call out through the dark.